तो हम बात कर रहे हैं कि गुजरात चुनाव के नतीजों में जो नतीजे फिलहाल आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसानी से बनती दिख रही है। कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस ठीक किया है, लेकिन उतना ठीक नहीं किया जिससे उनकी सरकार बन जाए और अदर्स के खाते में 3 सीट आ रही है। वही हिमाचल प्रदेश में 68 में से 68 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी 44 सीटों में आ गए हैं। यहां पर भी हमने कहा था 45 से 50 सीट मिलेगी। गुजरात चुनाव के नतीजों पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये मोदी के नेतृत्व की जीत है। योगी आदित्यनाथ ने लगातार वहां उन्होंने चुनाव लड़ा था, लगातार वो चुनाव की कैंपेन में गए थे, माफ कीजिएगा, चुनाव की कैंपेन उन्होंने पहले पंचायत और निगम चुनाव की खत्म की और उसके बाद वो तुरंत आ गए गुजरात के अंदर कैंपेन करने के लिए और गुजरात के अंदर एक लंबी कैंपेन योगी आदित्यनाथ ने की थी। और उनका साफ कहना है और मैं भी मानता हूं और दुनिया भी मानेगी कि आखिरकार ये जीत जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की है, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, क्योंकि दोनों ने पूरा चुनाव अपने कंधों पर ले लिया था। तो ये आप देख रहे हैं 44 सीटें बीजेपी की, 20 सीटें कांग्रेस की, 4 सीटें अदर्स की, 68 में से 68। न्यूज रूम से राणा यशवंत जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ पेश है। राणा, मैं आपसे जानना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ के इस स्टेटमेंट के मायने क्या हैं? योगी अगर ये बात बोलते हैं तो इसका क्या मतलब? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी का जो भी बड़ा नेता है वो जरूर कहता है कि ये जीत जो है ना मोदी की अगुवाई, उनके नेतृत्व की है और है भी। मोदी फैक्टर ने काम किया है। दीपक, कुछ देर से मैं इस बात को समझने की कोशिश करता हूं, जो नतीजे हैं उनको आंकड़ों से कैसे समझा जाए। जो बीजेपी का वोट परसेंटेज है पिछली बार के मुकाबले 1% बढ़ा है, वो 48 से 49% आया है। लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज 39 से 41%, 2% बढ़ा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो वोट मार्जिन था परसेंटेज का, वो कम हुआ इस बार 8% के आसपास। बीजेपी की जो सीटें नहीं बढ़ी हैं उसकी 2-3 बड़ी वजह है। पहली ये है कि बीजेपी के जो नेता पहले ज्यादा मार्जिन से जीत रहे थे, मार्जिन जीतने का कम हुआ है। यह दीगर बात है कि मणिनगर में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सीट हुआ करती थी, वहां से बीजेपी का उम्मीदवार 70,000 से ज्यादा वोट से आगे चल रहा है। दूसरी बात यह है कि शहरों में कांग्रेस ने अच्छा किया है। जो पहले बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, वो शहरों में कांग्रेस ने भी अच्छा किया है। लेकिन सूरत, जहां हम कहते थे कि वहां नोटबंदी या जीएसटी बहुत असर करेगा, सूरत की 16 सीटों में से 14 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो कि इंडिया न्यूज के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज के जो रिपोर्टर्स हिमाचल और गुजरात में लगातार घूमते रहे, वो लोगों का नब्ज टटोलते रहे, वहां से रिपोर्ट करते रहे, उनके जरिए हमने एग्जिट पोल कल चलाया था। उस एग्जिट पोल का जो औसत है, मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, वो औसत वही है जो आपकी स्क्रीन के आसपास आंकड़ा अभी आपको दिख रहा है। जो इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल है, उसका औसत मैं आपको गुजरात का बताता हूं। बीजेपी 103, कांग्रेस 76 और अन्य 3। गुजरात इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल, बीजेपी 103, कांग्रेस 76, अन्य 3। हिमाचल प्रदेश में जो इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स थे, उनका जो एग्जिट पोल था वो बीजेपी के हक में 43 सीटें दे रहा था, कांग्रेस को 23 और अन्य को 2। यानी कि अभी जो नतीजे या रुझान हमारे पास आ रहे हैं और इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स का जो एग्जिट पोल था बिल्कुल पास है। यह हमारी विश्वसनीयता है, जमीन की हमारी समझ है, लोगों की नब्ज पर हमारी उंगली का सबूत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सबूत है और मैं भी इसको याद दिलाना चाह रहा था, लेकिन राणा अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दी। और ये बताते हैं कि हम कितने नीचे तक जाते हैं इसकी तहकीकात लगाने के लिए कि आखिर सच क्या है, क्योंकि आपकी जमीन तक, गहराई तक, हाँ, नीचे का थोड़ा सा पाताल हो जाता है। पाताल में कुछ हो, उसके कनोटेशन फिर कहीं नीचे हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। नहीं, वो वैसे शब्दों का इस्तेमाल मैं नेशनल टेलीविजन पर नहीं। आप ये कहिए कि ग्रास रूट तक जाते हैं, जड़ों तक जाते हैं। चलिए, ग्रास रूट तक जाते हैं। विनोद जी के सजेशन को मैं मानता हूं, लेकिन आपको क्या लगता है राणा कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है और जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो 2014 के मुकाबले किस तरीके का है? क्योंकि 2014 में अगर मैं सही हूं तो लगभग 165 सीटें बीजेपी ने जीती थी और कांग्रेस मुश्किल से 20-22 सीटों तक सिमट कर रह गई थी, अगर जो परिणाम है लोकसभा के उसको असेंबली में कन्वर्ट किया जाए तो।
दीपक, जो अमित शाह का 150 प्लस का आंकड़ा था वो 2014 के लोकसभा चुनावों के आधार पर ही था। मुझे लगता है गुजरात की सभी 26 सीटें बीजेपी के पास थी और 60% वोट था। अगर आप इसको विधानसभा में बदल देंगे तो 160-161 के आसपास विधानसभा सीटें आती हैं। उनको लगता था कि 2014 में जो जन समर्थन मेरे पास था वह जन समर्थन आज भी बना हुआ है, उसी के आधार पर वो 150 प्लस की बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और नहीं होने को हमको समझना है कि ये क्यों नहीं हुआ और जो दिख रहा है उसका मतलब क्या है। मुझे पहला ये लग रहा है कि बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा है 2012 के मुकाबले, या उसके पहले भी जो 2-3 चुनाव मोदी की अगुवाई में लड़े गए उनके मुकाबले बीजेपी का प्रदर्शन लचर है। दूसरा, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर है, वो 61 से आगे है और यह राहुल गांधी की अगुवाई में लड़े जाने वाले चुनाव का एक ऐसा संकेत है जो राहुल गांधी की अध्यक्षता को, राहुल गांधी की लीडरशिप को कहीं न कहीं बेहतर मानता है। तीसरी बात, मोदी के गुजरात में ना रहने की वजह से जो वहां संतोष पैदा हुए और अलग अलग तरह की जो कारोबारियों में जीएसटी नोटबंदी को लेकर के पैदा हुए, ओबीसी SC ST का एक मोर्चा आरक्षण के खिलाफ खड़ा हुआ जिसके नेता अल्पेश ठाकुर हो गए। तीसरा, दलितों का जो ऊना की घटना को लेकर दलितों का आंदोलन खड़ा हुआ जिसके नेता जिग्नेश मेवानी हो गए। उसके बाद पाटीदारों का आंदोलन जिसके नेता हार्दिक पटेल थे। तो ये तमाम तरह के जो आंदोलन गुजरात की जमीन पे खड़ा हुए वो मोदी के ना रहने की वजह से खड़ा हुए और उससे बीजेपी को नुकसान हुआ और इसी की भरपाई के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज लगाई। आप देखिए दीपक, एक राहुल गांधी और वहां के 3 लड़कों को लेकर के उन्होंने वहां कैंपेन किया, फोकस कैंपेन, सदा हुआ कैंपेन। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे कार्यकर्ता तक पूरे तमाम राज्यों में जितने बीजेपी के मंत्री थे, कार्यकर्ता थे, संगठन के लोग थे, उसके अलावा आरएसएस, तो यह अगर पूरी फौज उतर गई थी गुजरात में और फौज के उतरने के बाद नतीजा 100 के आजू बाजू आप हैं तो आपकी जीत जो है वो बहुत सारे सवाल भी आपके सामने रख रही है जिसको बीजेपी को समझना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ये 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कारण हुआ है, मोदी के गुजरात छोड़ देने के कारण हुआ है, या गुजरात की लीडरशिप में आनंदीबेन पटेल और विजय रूपाणी जैसे वैक्यूम लीडर आने की वजह से हो गया है? नहीं, सब कुछ मिला जुला है। देखिए, जब ये 150 की बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता और नेता और अमित शाह जी भी, तो मैं बार बार एक प्रश्न पूछता था। मैंने संबित पात्रा से कल भी एक चैनल में पूछा था। हमने कहा जब नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ते थे और खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए थे, 2002 के चुनाव मैंने कवर किया जब हिंदुत्व का जो आक्रामक हिंदुत्व, उग्र हिंदुत्व है वो अपने बिल्कुल शिखर पे था दंगों के बाद। 2007 में जब मौत का सौदागर और सोहराबुद्दीन, मियां मुशर्रफ जैसे मामले थे, जुमले थे। 2012 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का एजेंडा था गुजरातियों का, तब 117, 115, 126 सीटों का आंकड़ा था। तो आखिर ऐसी क्या बात है, क्या विजय रूपाणी का चेहरा इतना पॉपुलर है कि 150 सीटें बीजेपी ले आएगी? तो मैं बार बार इस सवाल उठाता था बीजेपी के पास कोई, क्योंकि 150 सीटों का मुझे आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 149 का जो माधव सिंह सोलंकी का है वो अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया, वो एक अलग सामाजिक स्थिति बनी थी। आपने जो प्रश्न किया दीपक जी कि ये वजह क्या रही बीजेपी के नीचे आने की, एक तो 22 साल बड़ा समय होता है, 22 साल में निश्चित रूप से असंतोष बढ़ता है। नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तित्व से, अपने करिश्मे से, अपने राजनीतिक चतुराई से, कौशल से, प्रबंधन से, मार्केटिंग से, हर चीज से उस असंतोष को ढके हुए थे। तो एक मिनट आपको रोकूंगा। देखिए, भोपाल की तस्वीरें हैं, मिठाइयां बंट रही है जीत की खुशी में और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों के अंदर। वो मिठाई खा भी रहे हैं, वो मिठाई खिला भी रहे हैं। ये तमाम नेता हैं जो गुजरात में जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन तस्वीरों के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं और इससे पहले हमने देखा था कि उनके एक मंत्री गुजराती डिशेस खिला रहे थे सभी लोगों को। पेड़ा था, खमन था, फाफड़ा था, ढोकला था, सब चीजें थी जो वो खिला रहे थे। और अब मिठाइयां खिलाई जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य है गुजरात और गुजरात का कुछ ना कुछ इफेक्ट मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में गुजराती कारोबारी हैं और गुजराती कारोबारियों के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के बहुत बड़े स्ट्रांग वोट बैंक हैं। इसीलिए जब जीएसटी की बात आई थी, लोग कह रहे थे कि जो बनिए हैं वो बीजेपी से अलग हटेंगे, लेकिन पहला बेसिक वोट बैंक था जिस पर चोट की थी मायावती ने। उनका जो वामसेफ है उसका नारा आपको याद होगा, विनोद अग्निहोत्री जी, ब्राह्मण बामन ठाकुर छोड़
बाकी सारे DS4। ये उन्होंने नारा लगाया था बाम सिर्फ में, और उनको ये बहुत अच्छी तरह पता था कि या तो डेडिकेटेड वोटर बीजेपी के थे, पहले कांग्रेस के थे और बाद में बीजेपी के हो गए। ये 90s के आसपास उन्होंने नारा लगाया था और 93 में बकायदा सरकार भी बनाई थी मायावती और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर, जिसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। बाद में गठबंधन टूटा और मायावती मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के समर्थन से। तो ये तस्वीरें आप भोपाल की देख रहे हैं। भोपाल की इन तस्वीरों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मध्य प्रदेश के एक नेता जुड़ गए, नरोत्तम मिश्रा साहब। नरोत्तम मिश्रा साहब, आज की इस जीत को आप जीत मानते हैं या एक तरह की हार? जीत मानते तो स्पष्ट बहुमत के साथ जीत है, और इसमें हार कहां से शब्द आ गया? जहां सरकार वहां हार शब्द कैसे आ गया? मैंने बहुमत तो मिल गया, लेकिन आपने जो टारगेट किया था, चलिए 150 नहीं मिला, लेकिन कम से कम 115 से ज्यादा मिलता जो पिछले बार की सीटें थी। टारगेट, लक्ष्य, दीपक भाई साहब, लक्ष्य तो हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए, बड़ा रखा भी था। कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कुल आप जो आंकड़ा दिखा रहे हो उसके हिसाब से कुल 8 सीटों का अंतर है, और अभी बहुत परिणाम आना बाकी है। ये 8 सीटों का जब है जब ये राहुल भैया ने तमाम तरह के जातिगत समीकरण बनाए और बिगाड़े, जातिवाद सहारा, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का लिया था, वहां जाके बिहार में उन्होंने लालू जी का ले लिया था, हार्दिक और जिग्नेश का ले लिया था। खुद तो कांग्रेस अपने बूते पे अब कहीं कुछ करने लायक बची नहीं, मैं समझता हूं। यही कारण है कि कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होती कहीं। हिमाचल में आप देख लें, हिमाचल में 5 साल के बाद ही सरकार से हटना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का करिश्माई व्यक्तित्व है कि 22 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बहुमत लेके आ रही है। ठीक है, आप इसको करिश्मा मानते हैं। मैं बता रहा हूं, हार से मेरा संदर्भ यह नहीं था कि आप अंक गणित में हारे। हार से मेरा संदर्भ यह था कि आप पिछले बार के आंकड़े को नहीं छुपाए, अपने मिशन का जो एम्बिशन था उसको नहीं छुपाए। खैर ये दीगर बात है, लेकिन क्या आप मानेंगे कि राहुल गांधी जी, जिन्होंने इतने सारे समीकरण जोड़े, अब थोड़े समझदार हो गए हैं, समीकरण भी जोड़ पा रहे हैं, समीकरणों का गुणा भाग भी लगा पा रहे हैं और अच्छा कैंपेन भी कर पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है नरोत्तम जी? आप तो राजनीति के बड़े पुराने ऑब्जर्वर हैं। विरासत स्थिति समीकरण थे और इसके वो फेल हुए। पाटीदार हमकी अफसोस नरोत्तम मिश्रा जी, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। आप प्लीज कनेक्शन फिर से नरोत्तम मिश्रा जी से जोड़ने की कोशिश कीजिए। इस बीच में चलता हूं धीमंत के पास और साथ ही साथ मनीष भाई के पास। धीमंत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब 108 सीटें हो गई हैं। हम एग्जिट पोल पर 110 सीटें बता रहे थे, 110 से 120, उसी के पास जाकर ये आंकड़ा टिकने वाला है। क्या आप इसको बीजेपी की कन्विंसिंग जीत मानते हैं, या आपका आंकड़ा भी इसी के आसपास था? मुझे याद होगा। आपने सही कहा, इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल कह सकते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने जो आंकड़ा दिया था आपको, वो भी 110 का ही था। करीब करीब उसके अगल बगल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। और मेरे हिसाब से बीजेपी की जीत में भी हार इसलिए है कि बीजेपी ना अपने 115 के आंकड़े को छू पाई है, ना ही 150 के मोदी अमित शाह के टारगेट को छू पाई है। और कांग्रेस की जो हार दिख रही है, इस हार में भी जीत इसलिए है कि कांग्रेस 60 से 72 तक पहुंच रही है, यानी पिछले आंकड़े से कई जगह आगे पहुंच रही है। और राहुल गांधी के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक नई जान जो उसने फूंकी कांग्रेस में, उसकी असर दिख रही है कि कांग्रेस की जो बुरी से बुरी हालत गुजरात चुनाव में दिख रही थी, उसमें कम से कम कुछ सुधार हुआ। कह सकते हैं कांग्रेस का ये स्लोगन हो सकता है, धीरे धीरे सीट को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। पर आशिकी का गाना तो ये था, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है। राजनीति में सीटी प्यार होती है, दीपक पता है। यानी प्यार, जिस प्यार की बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, वो राजनीति प्यार नहीं है। राजनीति में तो 3 ही चीज चलती है, नारा, नखरा और नाटक, उसके अलावा कोई चीज नहीं चलती है।
आइए चलते हैं मुंबई। आपको देखिए किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है मोदी जी की जीत को एक महाविजय के अंदर। ये मुंबई की तस्वीर है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर बहुतायत, मुंबई को अगर गुजराती व्यापारी चलाते हैं, जयशंकर जी ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनके जितने बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं सभी लगभग गुजराती हैं। और इस सामना के सामने ही है, सामना के सामने ही, और दिखाने के लिए आए होंगे, चिढ़ाने के लिए आए होंगे कि मेरे भैया, मेरे राजा, मेरे अनमोल रतन, आपने हमको गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि आप हम पे तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा सके, क्योंकि आजकल सामना बड़ा क्रिटिकल है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए, क्योंकि वहां पर उनका गठबंधन ठीक से चल नहीं रहा। और वैसे भी 24 में से 25 घंटे शिवसेना बाला साहब ठाकरे के टाइम से बीजेपी को गाली देती आती रही है। मैं मनीष भाई के पास चलूंगा। मनीष भाई, ये जश्न आपके शहर मुंबई में भी मनाया जा रहा है, तो इस जश्न के क्या मायने निकाले जाए? देखिए दीपक भाई, ये बीजेपी की जीत कारोबारी प्रदेश की जीत है और आप जानते हैं आर्थिक राजधानी देश की मुंबई है, तो इसका सीधा कनेक्ट है। और महाराष्ट्र के बनने के पहले जो गुजरात का जुड़ाव रहा है, आधे से ज्यादा आप ये कहें कि गुजरातियों का वहां पर जो कारोबार है उसके मद्देनजर देश की अर्थव्यवस्था में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर मैं आपसे कहूं कि गुजरात बीजेपी में जो दक्षिण गुजरात के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के कई बड़े संगठन के मंत्री नेता आकर दक्षिण गुजरात में उन्होंने कैंप किया था, क्योंकि दक्षिण गुजरात जो है वो मराठी बाहुल भी है, वहां पर मराठियों का भी वर्चस्व है। और सूरत से जो सांसद हैं आप भी जानते हैं, सीआर पाटिल खुद जलगांव से आते हैं, तो जलगांव, नंदुरबार और ये सब जो इलाका है वो दक्षिण गुजरात का सटा हुआ इलाका है, और इसी का फायदा भी मेरे ख्याल से दक्षिण गुजरात में बीजेपी को हुआ है। और जहां तक बात की जाए इस समय अहमदाबाद के इस बीजेपी के दफ्तर में क्या हो रहा है, तो उत्साह और इसके साथ साथ जश्न की तैयारियां, जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक कुछ ही दूर पर पटाखे और गुलाल, ये सारे ढोल बाजे आ चुके हैं। इंतजार है तो केवल अंतिम फैसले का, अंतिम घोषणा का कि आखिर बीजेपी को कितनी सीटें हासिल हुई, उसके बाद ही होगा। जल्दबाजी में करने का कोई इरादा नहीं है। अंदर बीजेपी के संगठन मंत्री, बीजेपी के यहाँ के विजय चौतवाले, ये सब अंदर बैठकर टीवी पर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर नतीजा या आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा। एंट्री तो हो गई है, अब एंट्री को लेकर केवल ये है कि आखिर अब इसका जश्न कैसे हो, जिसकी तैयारी थोड़ी दूर पर हो गई है। और बस उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही यह आंकड़ा फाइनल होगा और यहाँ पर ढोल बाजे ताशे इसी तरह से गूंजेंगे जिस तरह से यहाँ पर नारे गूंजते सुनाई दे रहे हैं। मुझे ये बताइए मनीष भाई, आपने भी इतने लंबे वक्त तक गुजरात में इलेक्शन कवर किया है, आपका खुद का इंटरप्रिटेशन क्या था? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत दिखाई पड़ रही है। बीजेपी जो एक बड़े लूज विकेट पर थी, उसके जीतने के क्या क्या कारण नजर आ रहे हैं? हालांकि अंक गणित के हिसाब से हम इसको दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। राहुल का राजनीति में एक बेहतर प्रवेश हुआ है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने 22 साल के बाद भी अपने किले को बचा कर रखा है। देखिए, इसकी दो वजह मुझे दिखाई देती है दीपक भाई। एक तो जो आंकड़ा मैंने कल के अपने एग्जिट पोल पे जब बात हुई थी तो मैंने 95 से 100 के बीच का कहा था कि 100 के लगभग बीजेपी को मिलने चाहिए, और कांग्रेस को लेकर जो आंकड़ा कांग्रेस का उस पर बात हुई थी। अब बात अगर की जाए कि आखिर बीजेपी कैसे, राहुल का अध्यक्ष बनना तय था, ये तो होना ही था, लेकिन जो हो न सका वो ये कि राहुल अध्यक्ष बनने के बाद यहां पर गुजरात की जीत की ताजपोशी उन पर नहीं हो पाई। इसका उन्हें दुख जरूर होगा, लेकिन थोड़ी खुशी थोड़ा गम। मनीष भाई, मैं एक मिनट के लिए रुकूंगा। गुजरात पर कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का बयान आया है, ये भी आप ही के शहर के हैं। ये पीएम की नहीं ईवीएम की जीत थी, और इस बात की आशंका पहले से थी कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाएगी। मुझे लगता है कि उनका ये तर्क ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि ईवीएम लगने से पहले 17 हाथों से गुजरता है। देखिए दीपक भाई, जहां तक संजय निरुपम की बात की जाए तो वो तो कांग्रेस के संजय, मेरे ख्याल से बगैर देखे वो सब कुछ दीवार के पीछे भी देख लेते हैं। ये तो होना ही था, इस तरह के आरोप, ये तय था कि ये सारी बातें आएंगी। अगर कांग्रेस जीत जाती तो क्या होता, आज ये आरोप लग रहा है अगर कांग्रेस जीत जाती तो ईवीएम सही होती, तो ये सारी बातें मुझे लगता है वाद विवाद का विषय है। बाकी सारी चीजें सामने आएंगी। जिस पारदर्शिता के साथ चीजें आज पब्लिक डोमेन में हैं, खुले तौर पर सामने, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी चीज के साथ ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना आसान हो सकता है। तो ये सारी बातें केवल राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर छींटाकशी और शाब्दिक बाण चलाने का तरीका हो सकता है, क्योंकि खुद को इससे बचाना है, खुद को इस हार की खींच से बचाना है।
तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन सही मायने में जो ये कहा जा सकता है कि इस तरह से कोई भी चीज हैक करना असंभव तो खैर कोई चीज नहीं होती, लेकिन जिस प्रामाणिक तौर पर पारदर्शिता के साथ हमारे देश में चुनाव आयोग चुनाव कराता है, मुझे लगता है उस पर उंगली उठाना सरासर बेमानी होगा। जयशंकर गुप्ता जी, मुझे बताइए कि ईवीएम हैक करने की बात इन्होंने कही थी अरविंद केजरीवाल की पार्टी में, एक विधानसभा में डेमो भी दे दिया था, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया तो उनमें से कोई भी टर्नअप नहीं हुआ, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है। देखिए, बातें करने का तो कुछ भी आप कर सकते हैं, हार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें सबसे आसान कारण जो है वो हारने वाला खोजने की कोशिश करता है, तो ये भी एक हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, हमने उस दिन भी आपके यहाँ ही कहा था, 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ईवीएम मशीनों के कारण हम हारे हैं, और सब धांधली हुई। जीवीएल नरसिम्हा राव ने बकायदे किताब लिख करके लिखी। अब उस दिन वो आकर के यहाँ बात हो रही थी तो कह रहे थे हमारे वजह से वीवीपैट लागू हुआ, लेकिन वीवीपैट को जब कहा गया, कांग्रेस ने के लोगों ने कहा कि भाई ईवीएम मशीनों से जो वोट हुआ है और वीवीपैट का नतीजा दोनों को मिलान करके देखिए, एक बार दिखा देना चाहिए, नमूने के तौर पे दिखा देना चाहिए, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी साख बचाए रखने के लिए कहीं न कहीं इस तरह के कदम भी दिखाना चाहिए। हाँ भाई देख लो, बार बार आप ईवीएम दिलाते हो, वीवीपैट की 25% का ओरिजिनल से मिलान हो रहा है। हाँ, तो वो कर सबसे अच्छी बात है, वो हो जाए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, किसी को खाने का भविष्य में मौका ही नहीं मिला। मुझे लगता है कि संजय निरुपम या कांग्रेस के और लोगों को भी अपना संगठनात्मक ढांचा, चुनावी मशीनरी को मजबूत करना चाहिए, इशूज पे क्लियर होना चाहिए, मुद्दे स्पष्ट करना चाहिए। ये सब ईवीएम वगैरह की बातें करने का कोई मतलब हमको नहीं लगा जाता है। बिल्कुल नहीं लगता, कोई मतलब नहीं लगता, मुझे भी यही लगता है। लेकिन धीमंत इस बारे में क्या सोचते हैं? धीमंत, आपको क्या लगता है कि हार्दिक पटेल क्यों चिल्ला रहे थे? हार्दिक पटेल के बारे में आ रही थी खबर कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हार्दिक पटेल आज कहां छिप गए? फ्रेम देखो। देखिए दीपक जी, हार्दिक पटेल के लिए खबरों में आने का, सुर्खियां बनाने का ये आखिरी मौके है, आखिरी दिन है। शायद हार्दिक को भी पता था गुजरात चुनाव के क्या नतीजे आने वाले हैं, राहुल गांधी को भी पता था। आप देखिए, शायद इसीलिए 2 दिन पहले राहुल की ताजपोशी की गई प्रेसिडेंटशिप पे। और हार्दिक का जहां तक सवाल है या कांग्रेस का सवाल है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना बेमानी बात है, सब जानते हैं। इसमें अगर छेड़छाड़ हो सकती तो नरेंद्र मोदी 150 सीट ही लाते, क्यों 107 110 पे अटक जाते, क्यों बीजेपी को 72 सीट भी देते? तो ये सब बेमानी बातें, जो पार्टी हारती है उस आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ना कि ईवीएम जैसी चीजों पर ठीकरा फोड़ना चाहिए। और हार्दिक के ऊपर इससे ज्यादा वक्त देना मुझे नहीं लगता मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, आप हार्दिक को महत्व नहीं देना चाहते, लेकिन जिग्नेश और इसके लिए क्या कहेंगे, अल्पेश के लिए? क्योंकि उनके फिलहाल तक के जानकारी के अनुसार उन दोनों की विधानसभा में एंट्री होती दिखाई दे रही है। हार्दिक को तो अभी चुनाव लड़ने के लिए 2 साल बाकी है, हो सकता है लोकसभा चुनाव वो लड़े भी, पर और जो 2 नेता है मोदी जाने के बाद के वैक्यूम में जो 3 नेता गुजरात की राजनीति में, गुजरात की धरती पर उभरे, उसमें से जिग्नेश मेवाणी दलितों का एक आवाज है, एक एक्टिविस्ट फाइटर है। और गुजरात विधानसभा में जिस तरह वो आगे चल रहे हैं इस चुनाव में, विधानसभा में आए तो जैसे कि मैंने कहा कि एक दलित आवाज विधानसभा में आएगा, दलितों को मौका मिलेगा अपनी आवाज विधानसभा तक पहुंचाने की। अल्पेश ठाकुर ओबीसी नेता है, पर ओबीसी के अलावा अब तो एक कांग्रेस नेता भी बन चुके हैं, वो भी अपने अगर समाज के लिए कुछ करते हैं तो मुझे लगता है गुजरात के लिए अच्छा ही है, दलितों और ओबीसी के लिए। चलो, दलितों और ओबीसी के लिए अच्छा है। और हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबको वाकई सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। राणा, मुझे ये बताइए कि इन पूरे परिणामों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, देश की राजनीति अब किस ओर जाएगी? देखिए दीपक, राहुल गांधी कम से कम गुजरात चुनाव के बाद एक स्थिति में तो आ गए हैं कि जो मुख्य धारा की राजनीति है, जिसमें कहीं न कहीं हाशिए पर जाते हुए 1-1.5 साल पहले दिख रहे थे। कई बार ये चर्चा हो रही थी कि अखिलेश मुख्य धारा की मतलब विपक्ष का चेहरा होंगे, कि नीतीश कुमार होंगे या अरविंद केजरीवाल होंगे। राहुल गांधी उस दौरान थोड़े हाशिए पर थे, लेकिन राहुल गांधी ने गुजरात के बाद अपने आप को फिर से मेन स्ट्रीम की राजनीति में दाखिल तो करा ही लिया है। लेकिन मैं ये सोच भी रहा था दीपक कि राहुल गांधी जब ये चुनाव नतीजे देख ही रहे होंगे तो वो क्या सोचते होंगे, और मुझे लगता है कि 2-3 बातें वो ठीक से सोचते होंगे। मणिशंकर अय्यर उनको याद आते होंगे, कपिल सिब्बल याद आते होंगे,
और ये मनोज त्यागी जिन्होंने रजिस्टर में सोमनाथ में उनका नाम गैर हिंदुओं में डाल दिया था। क्योंकि जो नतीजे हैं दीपक, बाद में जो चुनाव हुए यानी कि दूसरे फेज में उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात मध्य गुजरात में भी बीजेपी अच्छा कर रही है और मुझे लगता है कि पहले फेज के बाद दूसरे फेज में भी बीजेपी अगर अच्छा करती है तो मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल जैसे लोगों की भूमिका रही होगी। हालांकि सौराष्ट्र में कांग्रेस अच्छा कर रही है, इसका मतलब यह है कि हार्दिक पटेल का काम पाटीदारों के हक में जो था वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हुआ। लेकिन एक बात दीपक मैं कहूंगा जिसको आगे की राजनीति में शायद देखने और समझने में सहूलियत होगी कि जब कभी कोई आंदोलन खड़ा होता है और उस आंदोलन के जरिए कोई नेता खड़ा होता है, अगर वो अपनी पहली लड़ाई में राजनीति में बाजी नहीं मारता है तो उसके बाद उसके लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। यह प्रफुल्ल कुमार महंता की राजनीति के साथ भी है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति के साथ भी है कि अन्ना के साथ वो खड़ा हुए, लेकिन आंदोलन जब पीक पे आया तो उन्होंने राजनीति की बाह पकड़ ली और सत्ता में आ गए। लेकिन यह बात आंध्र प्रदेश में नहीं आया। वाईएसआर के जरिए अगर उनके बेटे चाहते थे कि वो उभार था, उस उभार में अगर वो सत्ता में आ गए होते या उसका फायदा मिल गया होता तो जगन को एक अलग तरह की दिशा और दशा राजनीति की मिल जाती, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब उनके लिए आगे का रास्ता मुश्किल है। तो मुझे लगता है हार्दिक पटेल के लिए एक संकेत है कि इस बार अगर कांग्रेस आ गई होती तो हार्दिक पटेल बहुत बड़े नेता हो गए होते, उनकी राजनीति चमक गई होती, उनका भविष्य कुछ दूसरा होता। चलिए राना, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, 2 मिनट का ब्रेक है तुरंत। अच्छा, बॉय नहीं मैन। एक्वागार्ड हो तो फर्क दिखता है। पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड। गुजरात और हिमाचल में चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं और बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय जो कि दिल्ली के अशोका रोड पर है, आप देखें कि जश्न का माहौल है और शंख लेकर आप यहां पहुंचे हैं। एक बार बजा के दिखाएं हमारे दर्शकों को। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। जश्न का माहौल है, आप देख सकते हैं क्या कहेंगे जो नतीजे जो है पक्ष में आ रहे हैं भाजपा के। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। 22 साल के बाद अगर हमारी सरकार आ रही है तो ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी के सभी निर्णय से पूरे भारत खुश है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय मुख्यालय पर जश्न शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। मोदी मोदी के नारे यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। देखिए आप यहाँ पर दोनों स्टेटों में आप जीत रहे हो, गुजरात और हिमाचल में। स्टेटों में नहीं, हम सारी जीत है। जीत किसकी है? ये जीत विकास की जीत है, ये भारतवर्ष की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, ये हमारी जीत है, ये भारतवासियों की जीत है, ये आपकी जीत है, ये मेरी जीत है, ये हम सब की जीत है। आपको कार्यकर्ताओं यहाँ पे कितने खुश हैं आप लोग? दोनों स्टेट में बीजेपी की सरकार। इस खुशी का कोई आरंभ नहीं है, ये खुशी सर के ऊपर से निकलती जा रही है। वाकई में ये कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और सच्चा विकास मोदी जी के द्वारा जो किया गया है, गुजरात और हिमाचल की जनता ने आज उनको करारा जवाब दिया है, जो विकास को पागल बता रहे हैं। जय भगवान जी, क्या कहेंगे? दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। प्रभु की कृपा से सारे काम हो रहे हैं और मोदी जी का नाम हो रहा, करते तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, सब जगह प्रभु कृपा बरस रही है। तो आप देख सकते हैं सभी कार्यकर्ताओं का यही कहना कि यहाँ पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, विकास की जीत और जो लोग राम मंदिर बनाना चाहते हैं ये उनकी जीत है। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं हमारे साथ, पीएमओ में राज्य मंत्री हैं। डॉक्टर साहब, नतीजे जो है रुझान बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में है। निश्चय। मुझे लगता है कि जैसे मैं पहले भी कहता था 3 मास जब गुजरात के चुनाव में रहे और फिर सूरत में 2 मास रहे, तो मैं बार बार ये कहता रहा यही गुजरात सदा एक मॉडल रहा है। पहले प्रशासन का मॉडल, फिर संगठनात्मक दृष्टि से अनुशासन का मॉडल, कार्यशैली का मॉडल, कार्य संस्कृति का मॉडल। इस बार एक और मॉडल बनेगा भारत के प्रजातंत्र में एंटी इंक्यूमेंसी और प्रो इंक्यूमेंसी की परिभाषा बदलने का, और ये काम करके दिखाया। संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि ये वोट है विकास के लिए, विश्वास के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों के बाद भारत की राजनीति और भारत के प्रजातंत्र में एक विश्वसनीयता का तत्व लाया है। लेकिन आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में आ गए तो उसकी राजनीति कर रहे हैं यहाँ तक गुजरात को लेकर? मुझे लगता है कि गुजरात की जनता बड़ी सूझबूझ वाली जनता है। वो सदा
अपने भविष्य के बारे में सोचती है। अगर ऐसा ना होता तो आप एक उदाहरण देख लीजिए, सूरत का शहर है जहां डायमंड मर्चेंट्स भी होते हैं, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, जहां का चैम्बर भी बड़ा सक्रिय है। बार बार ये कोशिश की गई उत्तेजना पैदा करने की, समाज को विभाजित करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष के मन में ये था कि शायद वहां से कुछ वोट निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे सहयोगी कुमार सोनू बात कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, 2 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जाइएगा कहीं मत। बरसों के भरोसे की कहानी कुछ सेकंड्स में देखें। आइए अंडोरा मास की मदद से सही वजन पाकर, दुबलेपन को हराकर, कोई नई पर्सनैलिटी, पाया नया कॉन्फिडेंस, सपनों को सच करने का, अरमानों को जीने का नया रास्ता। एंडोरा मास, बरसों से बेहतरीन, बरसों से भरोसेमंद वेट गेनर। चिकन हो या गरम मसाला, पाव भजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। सफोला गोल्ड, इसका 3-वे एक्शन लाइफस्टाइल से होने वाले स्ट्रेस को कम करे, हार्ट को हेल्दी बनाए। अब सफोला गोल्ड के 5 लीटर पैक के साथ 1 लीटर फ्री। गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जिससे मेरी त्वचा को मिली प्राकृतिक निखार। दिल नंबर 1 निखार। It starts with a spark that can change everything. But ideas don't come from nothing. They come from out there. Data and inspiration floating for the taking. And with the Internet of Things connecting us more than ever, we're committed to co-creating a better tomorrow. The future is open to suggestions. This is social innovation. Hitachi. Inspire the next. सोचा था दिया को फॉरेन यूनिवर्सिटी भेजेंगे, पर ये तो टर्म इंश्योरेंस लेना ही भूल गए। PolicyBazaar.com पर पाओ 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 490 रुपए पर मंथ में। तो हम बात करें गुजरात चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। 106 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 73 सीटें मिली हैं और अदर्स को 3 सीटें मिली है। हालांकि 2012 के 115 के प्रदर्शन से ये थोड़ी कमजोर है, लेकिन 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी को थामना ये भी अपने आप में एक अपहिल टास्क था, जिसको हम कहा जाए। इसको करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 22 साल किसी एक सरकार के रहने के बाद लोगों में स्वाभाविक तौर पर नाराजगी आ जाती है और वो किसी को भी वोट करते हैं। लेकिन फिलहाल हमको ऐसा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से पसंद किया है गुजरात की जनता ने। वही हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में बीजेपी 43 सीटों के साथ जीत चुकी है चुनाव। कांग्रेस 21 सीटों के साथ चुनाव जीत चुकी है। हालांकि ये नतीजों में परिवर्तित नहीं हुए हैं, लेकिन नतीजों में परिवर्तन की कोई संभावना भी नहीं है। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं कि गुजरात में जो डिफरेंट इलाके हैं, सौराष्ट्र का दक्षिण, मेरे अपोजिट तरफ यहां पे देख सकते हैं आप, और इसी को हम बता रहे हैं कि गुजरात उत्तर में, सौराष्ट्र और कच्छ में, गुजरात मध्य में क्या माहौल था और दक्षिण गुजरात में क्या माहौल था और कितनी सीटें किसने जीती है, हम आपको ये बता रहे हैं। 106 सीटें बीजेपी के पास है, 73 सीटें कांग्रेस के पास है और 3 सीटें अदर्स के खाते में गई है। जयशंकर जी, मैं मनीष जी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आज के हालात को गौर करें तो मोदी जी और बीजेपी तो अब बड़ी तेजी से कहना शुरू करेगी कि हमारी जीएसटी भी सफल हो गई, हमारी नोटबंदी भी सफल हो गई और हम एंटी इनकम्बेंसी भी हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार की नहीं है, जो 2019 में उनको बहुत बल देंगे। नहीं, यकीनन जीत का तो कोई जवाब ही नहीं है। जीत है तो सर्टिफिकेट है, जो जीता वही सिकंदर। हाँ, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन यह है कि मतलब आपके खिलाफ असंतोष भी बढ़ा है, जो 61 सीटों से लेकर के 73 या 76 सीटों तक पहुंचा है, तो कहीं न कहीं आपके विरोध में भी लोग गए हैं, आपके अपने गृह राज्य में गए हैं। उतने नहीं गए, सरकार बना ले। नहीं, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सके हैं, लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जरूर गए हैं। देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तक के जितने चुनाव होते थे उसमें माना जाता था कि कांग्रेस लड़ रही है लेकिन जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार पहली बार ऐसा लगा कि कांग्रेस जीतने के लिए, जीतने के जज्बे के साथ चुनाव लड़ रही थी। और राहुल गांधी को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, मतलब जिस ढंग से वो कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई गुजरात के चुनाव में। हम जब बात कर रहे थे तो हम कहे कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनको उतना ही कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा और अपने मुद्दों को स्पष्ट करना होगा, साफ साफ दिशा स्पष्ट करनी होगी। नेतृत्व तो अपनी जो टीम बनाएंगे, टीम को भी बहुत साफ लेकर के चलना पड़ेगा। और भाजपा में आप देखिए कि कोई भी कोई बात नहीं बोल सकता है, वो काम कांग्रेस को भी उनको करना पड़ेगा कि कांग्रेस में भी जो अधिकृत लोग हैं वही कुछ बोल सकते हैं, हर कोई हर विषय पे अपनी बात नहीं रख सकता है।
जैसे इस तरह से बात आई, मणिशंकर अय्यर की बात आई या कपिल सिब्बल। एक मिनट रुकूंगा, योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये सुनते हैं। बड़ा लंबा कैंपेन किया था। श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जीत ने एक बार पुनः साबित कर दिया है कि मोदी जी का नेतृत्व यशस्वी है। देश को आर्थिक सुधार के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कदम रहे हैं, उन्हें देश ने स्वीकार किया है। उनका नेतृत्व पूरे देश को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। गुजरात की जीत पर जो लोग प्रश्न लगाने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है कि वे सभी एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। गुजरात की इस जीत के अनेक मायने हैं। खासतौर पर कांग्रेस और विपक्ष के उन मित्रों के लिए जो गुजरात के विकास पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे। इस गुजरात के विकास को पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। उस गुजरात के विकास पर प्रश्न खड़ा करना और राजनीति में सामान्य शिष्टाचार को भुला करके अशिष्ट भाषा का प्रयोग, मुझे लगता है कि यह कांग्रेस और उन विपक्षी मित्रों के लिए भी एक सबक होगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार लगातार विजय मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और उनकी नीतियों के प्रति एक जनादेश के रूप में आप सब मान सकते हैं। और साथ ही साथ इस बारे में भी हम सब मान सकते हैं कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अपने इस दुर्ग को बुरी तरह हारी है। कांग्रेस ने विकास और राष्ट्रवाद को भुला करके जिस तरह की राजनीति करने का प्रयास किया, जातिवाद की राजनीति, समाज को बांटने वाली इस राजनीति, जनता ने इसे एक सिरे से खारिज किया है। गुजरात तो योगी आदित्यनाथ इस बात की श्रेय मोदी जी को देते हुए कि मोदी जी की जो नीतियां हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे वो कड़े आर्थिक फैसले हो, चाहे वो ओपनिंग अप की बात हो, वो सब फैसलों पर मोहर लगाई है। और बीजेपी इसको राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को बहुत बुनाएगी, क्योंकि यहां पर वो 22 साल से सरकार में है। इसके अलग मायने हैं, इसके बिल्कुल ही अलग मायने हैं। हम ये कह दें कि कांग्रेस को कुछ सीटों का फायदा हो रहा है, सिर्फ उस फायदे से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी को अभी जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जयशंकर जी, न्यू ईयर आ रहा है, हाँ। राहुल गांधी को एक और हॉलीडे पे न चले जाए, वो न्यू ईयर पे रहते नहीं है। नहीं, बीच में तो देखा गया कि जब भी कोई क्रूशियल मौका पड़ता था राजनीतिक तौर पे, तो कभी उन्हें निहाल चले जाते थे या किसी और देश में चले जाते थे या फिर देश के ही किसी हिस्से में
बजट सत्र में चले गए। हाँ, बजट सत्र में मालूम पड़ा थाईलैंड गए। अब कहाँ गए, मतलब लगातार वो गायब हो जाते थे जब भी कभी होता था। तो अब उनको कंसिस्टेंट, दूसरा एक और है कि उनको तय करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे लोग आज इस बात को कहना शुरू कर देंगे कि कांग्रेस को अकेले दम पे लड़ना चाहिए, अकेले दम पे चलना चाहिए। उनको ये देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में आदि कई प्रदेश ऐसे हैं जहां उनकी पार्टी मतलब हाशिए पे चली गई है। तो उनको किसी न किसी रूप में, जैसे गैर कांग्रेसवाद की थियरी को लेकर के भाजपा, समाजवादी और संगठन कांग्रेस या लोकदल के लोग आगे बढ़े थे, उसी ढंग से कहीं न कहीं राहुल गांधी को भी गैर भाजपावाद की थियरी पे काम करना पड़ेगा। और जो भाजपा विरोधी ताकतें हैं, राजनीतिक ताकतें हैं, सामाजिक संगठन है, उनको एक साथ जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, गुजरात में भी जो है एनसीपी अलग से चुनाव लड़ी, उनको आप एक साथ नहीं कर पाए। इस तरह से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कम से कम ग्राउंड लेवल पे आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा कि क्यों कांग्रेस अभी भी सत्तारूढ़ होने की स्थिति में नहीं आ पा रही है। गुजरात जैसे प्रदेश में जहां नाराजगी, हम लोग देखते थे लगातार, जो टीवी चैनलों पर भी दिखता था, जिस तरह से पुरुषोत्तम भाई रूपाला को लोगों ने दौड़ा लिया, जिस तरह आदित्यनाथ जी का जो रोड शो हो रहा था, सड़क खाली थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वो हाथ हिला रहे थे, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद नतीजे भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी के पास जो चुनावी मशीनरी है उसका तोड़ अभी भी कांग्रेस के पास नहीं है। उसके तोड़ अभी भी कांग्रेस के पास नहीं है। मनीष भाई, आपको क्या लगता है, एज ए पॉलिटिकल एडिटर आप राहुल की भी एक्टिविटीज देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की भी देखते हैं, कहाँ मतलब ये एक रेस है और कहाँ रेस में पीछे रह जाते हैं राहुल गांधी, कहाँ गड़बड़ होती है, उनसे कहाँ गड़बड़ होती है? देखिए दीपक भाई, मुझे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात लगती है वो ये कि लोगों से कनेक्ट करना, अपने भाषणों में जिस ओजस्वी अंदाज में जिस भाषा का इस्तेमाल और एक्सटेम्पोर जिसे कहते हैं धारा प्रवाह, जब मोदी बोलते हैं उस इलाके के लोगों से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं और उन्हीं की बात करते हैं और कुछ ऐसा भाषण में बोल जाते हैं जो लोगों को कई दिनों तक याद रहता है। बात करने का अंदाज, भाषा, ये कोई लिखा पढ़ा भाषण नहीं पढ़ते। तो राहुल को इससे उबरना होगा एक ओजस्वी वक्ता के रूप में, क्योंकि राजनीति में अगर आप बेहतर वक्ता नहीं है तो आप लोकप्रियता के उस पायदान के नजदीक नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। देखिए, आप याद करिए 2004 को सोनिया गांधी भी कोई ओजस्वी वक्ता नहीं थी। सोनिया गांधी तो अटल बिहारी वाजपेयी के सामने या बाकी नेताओं के सामने बिल्कुल कमजोर थी, लेकिन उसके बाद भी 2004 का भी चुनाव वो जीते, 2009 का भी लोकसभा चुनाव जीते। नहीं, वो दीपक भाई, अगर आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन सोनिया गांधी एक अलग चेहरे के रूप में कांग्रेस से सामने आई, जिसको लेकर ये था, उनके साथ भावनाएं थी, उनके साथ इमोशंस थे कि एक बेचारी महिला इस पार्टी को बढ़ाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर आपकी सीधी प्रतिस्पर्धा, आपकी सीधी टक्कर नरेंद्र मोदी से है। आपके उनके उम्र के बीच में लगभग 20 साल का अंतर है। तो आप ये समझिए कि अगर आपको टक्कर लेनी है तो जो उसकी ताकत है उस ताकत पे आपको चोट पहुंचानी होगी। और मुझे लगता है मोदी की ताकत उनका अपना ओजस्वी और भाषण और भाषा शैली, जिससे वो अपने आप को जोड़ लेते हैं। देश का कोई भी इलाका हो, विदेश की कोई भी जगह हो, कोई भी देश हो, लेकिन वहां पर वो जिस अंदाज में बात करते हैं और जो हाव भाव है, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट एंड कन्विक्शन, ये 3 C उनके साथ बहुत मजबूती से खड़े होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यही उनकी ताकत भी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितना अंतर पड़ता है जब एक आदमी 18 घंटे रोज काम करता है और एक इंसान जो है रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, जो जब भी चाहो हॉलिडेज पे चले जाते हैं, संसद के बजट सत्र के आसपास छुट्टी लेकर चले जाते हैं। हम तो यही अभी गपशप कर रहे थे, या जयशंकर जी से मैं सीरियस होकर सवाल पूछ रहा था, ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि न्यू ईयर आने वाले हैं। राहुल गांधी बहुत कम न्यू ईयर देश में मनाते हैं, तो क्या इस बार भी उनकी छुट्टी ड्यू है इतनी कड़ी मेहनत के बाद? देखिए दीपक भाई, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की बात अब अतीत हो गई। अब वर्तमान और भविष्य में जीना है, क्योंकि अब वो न्यू ईयर में जाते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब न्यू अपॉइंटमेंट भी हुआ है। न्यू अपॉइंटमेंट के साथ उनकी जिम्मेदारी अभी नहीं है, जिम्मेदारी बड़ी है, कंधे पर बोझ बड़ा है, पार्टी को नया रिवाइव करना है, पार्टी में जान फूंकनी है और मोदी जैसी शख्सियत के साथ टक्कर लेनी है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी सूरत में अगर राहुल गांधी इस तरह से बार बार इस तरह से फ्रीक आउट करते रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के आसपास ही रह पाएंगे, फुल टाइमर नहीं होते दिखाई देंगे।
फुल टाइमर नहीं होते दिखाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के सामने अब कौन सी चुनौती है, जब हमको पता है कि वो गुजरात भी हार गई है, जिसमें उसकी सबसे ज्यादा उम्मीदें कम से कम हमको और देश के कुछ भाग में लोगों को महसूस हो रही थी, गुजरात के लोगों को भी महसूस हो रही थी। देखिए दीपक भाई, मैंने आपसे सुबह भी कहा, कल भी जब भी आपसे बातचीत होती रही उसमें मैंने ये जानने की, समझाने की, बात करने की कोशिश की, वो ये कि अब देश चुनाव के मोड में है। गुजरात से आगे लगातार हर 2 महीनों बाद किसी न किसी प्रदेश में चुनाव है। मैं 1 मिनट रोकूंगा, स्मृति ईरानी कुछ बोल रही है, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री। बहुत ही खुशी का विषय है। मैं तो मात्र इतना ही कहूंगी अभी कि विकास की जीत है आज, और इस बात की भी जीत है कि संगठन की शक्ति जैसे सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, उसकी भी जीत है। मैम, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने भी एक टफ फाइट दिया है गुजरात के अंदर बीजेपी को। मुझे ऐसा लगता है कि जो जीता वही सिकंदर। तो आज उन लोगों को विशेष रूप से जीत समर्पित है जो बूथ पर हमारा कार्यकर्ता डटकर लड़ा है। आज उन लोगों की विजय है जिन्होंने वर्षों अपने आप को संगठन को समर्पित किया है। आज उन लोगों की जीत है जिन लोगों ने गुड गवर्नेंस को, विकास को एक मुद्दा मानकर अपना वोट दिया है। तो ये मात्र मेरे संगठन की नहीं, उस नागरिक की भी जीत है जिसने विकास में अपना विश्वास व्यक्त किया है। तो स्मृति ईरानी कह रही थी कि ये उस कॉन्सेप्ट की जीत है जिसने विकास को आगे बढ़ाया है। हर एक उस नागरिक की जीत है जो विकास को मानता है। हर कार्यकर्ता की जीत है जिसने जीतोड़ मेहनत की है। संगठन और सरकार के बीच पुल बनना ये कार्यकर्ताओं का काम है और बड़ी अच्छी तरह से इसको अंजाम दिया है। एक बार फिर मनीष भाई के पास चलते हैं। मनीष भाई, हमारी बात हो रही थी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स की, आप अभी क्या जोड़ना चाहते हैं? दीपक भाई, मैं मधुशाला का वो एक पद जोड़ना चाहता हूं। आपने पूछा कि आगे आखिर राहुल की राह क्या होनी चाहिए। मुझे केवल वो एक पद याद आता है, वो ये है, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। राहुल को अभी कोशिश करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत और बाकी सारी चीजों से दूर, और मोदी की मजबूतियों को, खुद की कमजोरियां दूर करने के लिए मोदी के करीब पहुंचने की उनकी ताकत को समझना और उसी अंदाज में जवाब देने की शैली जब तक नहीं लाएंगे, मुझे नहीं लगता कि राहुल कुछ बहुत ठोस कर पाएंगे। लेकिन उनको मोदी को देखकर सीखना, समझना और जानकर उस पर अमल करना ये ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी को मधुशाला नहीं जाना, राहुल गांधी को कहीं और जाना है। राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना है और उनके जितने रीजनल छत्रप है उनको सीएम की कुर्सी पर या बड़े पदों पर पहुंचना है। दीपक भाई, मैं उस मधुशाला पद को कविता कह रहा हूं। उसका पद जो है उसका ताल्लुक उस कवि से है। हरिवंश राय जी की बात मैं केवल उससे जोड़कर कह रहा हूं। वो वहां जाए ना जाए ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन मैं जो कहा कि उन्हें एक राह पकड़नी होगी, राह चुननी होगी। अगर चूंकि अब वो फुल टाइमर हो गए हैं, नया अपॉइंटमेंट है, नई नियुक्ति है, नई ऊर्जा है, नई ताकत है और नई सोच के साथ, अपनी नई युवा टीम के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर वो अपने किसी मुकाम तक जरूर पहुंच पाएंगे। नहीं, मुझे तो राहुल गांधी से अगर मैं मिल पाया तो उनको 2 लाइन अटल बिहारी वाजपेयी की जरूर सुनाऊंगा। ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। आप एग्री करते हैं मुझसे? मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। आपको ये फिल्म का गाना याद होगा दीपक भाई। पर उसके आगे क्या है ये आप भूल गए। पर कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। अभी राहुल गांधी के कदम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इस बात पे उनको भी क्लियर होना पड़ेगा और मेरे ख्याल से और मेहनत करनी पड़ेगी। यही अपनी चर्चा का सार और निचोड़ है दीपक भाई। यही चर्चा का सार और निचोड़ है। लेकिन जयशंकर जी, आपने भी राजनीति को इतने नजदीक से कवर किया है, तो राहुल गांधी की बेसिक मिस्टेक्स क्या है इन 13 सालों की? नहीं, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी इस पर। तो मैं 5 आपसे मिसालें चाहता हूं। नहीं, एक तो कंसिस्टेंसी जैसा रहा, कंसिस्टेंसी नहीं रहा है। वो संसद में उस ढंग से उतना समय जितना देना चाहिए उतना नहीं। पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं। अगर आदमी पढ़ाई लिखाई करे, अपने कांग्रेस के इथोस को भी अगर आप समझ लीजिए तो उसमें यह है कि आप फिर उस ढंग से बिहेव कर सकें। ये देखिए दिल्ली बीजेपी दफ्तर के शॉट्स, किस तरह से उत्साह में दिखाई दे रहा है कार्यकर्ता। और हर बार जब जीत मिलती है तो कार्यकर्ता को बेहद उत्साह होता है और यही उत्साह
वोटों में परिवर्तित होता है दूसरे राज्यों के अंदर, क्योंकि कैडर को अगर आप आगे रखेंगे, कैडर के साथ आप मिलकर चलेंगे, उनको जिम्मेदारी देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, और ये जुड़ा हुआ है दोनों आपस में। देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा एक और संकट रहा ना, कनेक्ट नहीं है जो कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस के लोग आज पूरे देश के लगभग हर गांव में कहीं न कहीं मिल जाएंगे, कोई न कोई कांग्रेसी मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ कांग्रेस नेतृत्व का कोई कनेक्ट बना नहीं रह गया है। जो कड़ियां थी वो बड़ी बीच में लगातार टूटती चली गई हैं, तो उसको जोड़ने के लिए, और जब तक आपके दिमाग में इश्यूज क्लियर नहीं होंगे, आप साफ गोई के साथ बात नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ा लिखा भाषण पढ़िएगा, उससे कोई बात नहीं बनने वाली है। जब तक आप इश्यूज को समझना कोशिश करें और जनता क्या चाह रही है उसको तो कहीं न कहीं से अध्ययन करेंगे। बड़ा दिलचस्प पोस्टर है, देखिए, एक है टाइगर, अभी फिल्म आई थी एक था टाइगर, अब आ रही है टाइगर जिंदा है। अब इन्होंने नया पोस्टर बनाया है। हाँ बिल्कुल, एक है टाइगर, एक ही है टाइगर, और वो है नरेंद्र मोदी। सीधे चलते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की मुख्यमंत्री है, वो कुछ कह रही हैं टाइगर के बारे में, सुनते हैं। सबके स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हम लोग सब अपने हाथ में लेके कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे सब पूरे कार्यकर्ता जन आज इसको देख के बहुत ही इंथुजियास्टिक रहेंगे, और मैं गुजरात के सब वासियों को, और रिजल्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, तो उन वासियों को और हिमाचल वासियों को सबको अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूँगी आपको कि वो जो नवलगढ़ का आपका जो मेन रोड है, कोठी रोड से आपका बावली गेट तक, और उसका फिर से रिपेयरिंग और रेनोवेशन, मैंने मैं उसको एक गौरव पथ के नाते बनाने का की यहाँ घोषणा करके जा रही हूँ। सिंधिया, अगला उनके राज्य में भी चुनाव है, ज्यादा दूर नहीं है, अगले साल नवंबर में चुनाव है, और 2017 खत्म होने वाला है, 2018 शुरू होने वाला है। अक्टूबर नवंबर में वहां पर चुनाव है, और अक्टूबर नवंबर में ही मध्य प्रदेश में चुनाव है, और अक्टूबर नवंबर में ही छत्तीसगढ़ में चुनाव है। तो ये 3 राज्य हैं जहां पर 15 सालों से, और राजस्थान में 5 सालों से, वहां एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, वसुंधरा की सरकार है, और 15 सालों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वहां पे भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को संभालना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 3 मिनट का। बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बनाई है, साथ ही साथ हिमाचल में भी बीजेपी ने 43 सीट लेकर सरकार बनाई है, और दोनों राज्यों में यह साबित हो चुका है कि मोदी का मैजिक, उनके डिसीजंस, सब पर जनता की मोहर लग गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मनीष जी मेरे साथ जुड़े हैं, जयशंकर गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं, थोड़ी देर में अंबिकानंद सहाय जी मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और हम सीधे चलते हैं इस वक्त मनीष के पास। मनीष, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त गुजरात में बीजेपी दफ्तर का माहौल कैसे बदल गया है? देखिए, जहां तक माहौल की जाए दीपक भाई बात, तो यहाँ पर एक एक कर कार्यकर्ता जुटने लगे हैं, और राजनीति में आप जानते हैं जहां दम वहां हम पाले का कार्यकर्ता पहुंचेगा, हाँ मैंने ये किया था। तो मेरे कैमरामैन गणेश से कहूंगा कि वो नजारा दिखाएं, ये दफ्तर के बाहर का नजारा है। पिछले 1.5 घंटे से लगातार इसी तरह नारे लग रहे हैं, लोग केवल मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। देखिए, यही बात अपन जो चर्चा कर रहे थे वो ये थी कि भाई किस तरीके से मोदी ने अपना जादू चलाया, और मोदी का जो जादू था वो जादू कैसे काम किया। मेरे साथ बीजेपी के एक अल्पसंख्यक नेता हैं जो बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या काम किया, ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो बीजेपी वापस मिल सकता। विकास सबसे बड़ा चमत्कार है जो कांग्रेस को दिख नहीं रहा था, और राहुल गांधी जी जो आज आजादी से लेकर आज तक जो गांधी परिवार अमेठी का विकास नहीं कर सका, वहां कलेक्टर ऑफिस नहीं है, वहां एक नॉर्मल ट्रेन नहीं है, वो गुजरात में ये उनको विकास नहीं दिख रहा था। तो गुजरात की प्रजा ने उनको विकास दिखा दिया है कि इसे विकास कहते हैं। लेकिन 150 का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। निशान चूक माफ कभी नीचा निशान नहीं होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 22 साल के बाद देश में कोई पार्टी विकास के एजेंडा को लेकर जाए और प्रजा उस पर विजय की मोहर लगाए, यही सबसे बड़ा भव्य विजय है। क्या ये माना जाए कि गुजरात का अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ? 2012 में
हमारे अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट है कि 20% माइनॉरिटी ने वोट दिया था। तमाम ओपिनियन पोल ये कह रहे थे इस मरतबा वोट शेयर बढ़ा है। क्यों? कि माइनॉरिटी समाज ने भी देखा है कि गुजरात 15 साल से आतंक मुक्त बना है, दंगा मुक्त बना है, शांत सलामत बना है, और कांग्रेस ने हमेशा गुंडा तत्वों को, कट्टरवादियों को समर्थन दिया था, जो माइनॉरिटी समाज भी नहीं चाहता उन्हें। जनाब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये मोदी मैजिक था या अमित शाह की रणनीति? दोनों का। ये मोदी मैजिक भी था, अमित शाह जी की चाणक्य नीति थी, गुजरात प्रदेश भाजपा संगठन का ये कुशल नेतृत्व और हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता की मेहनत और प्रजा के विश्वास की मोहर। तो दीपक भाई, गुजरात में बीजेपी की जीत का सीक्रेट अभी जनाब बीजेपी के नेता हैं यहाँ पर, वो बता रहे थे, उससे ये साफ लगता है कि सारी मिली जुली बातें हैं, लेकिन मोदी नंबर 1 है। मोदी मैजिक बहुत ज्यादा काम करता है और उसी ने दूसरे चरण के दौरान बहुत ज्यादा काम भी किया। बिल्कुल, वाकई बहुत ज्यादा काम किया। मेरे साथ अंबिकानंद सहाय जी भी हैं। सहाय जी, आप इस जीत को कैसे इंटरप्रेट करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से? क्योंकि गुजरात की जो पॉलिटिक्स थी, हिमाचल की पॉलिटिक्स थी, वो तो 5 साल के लिए शांत हो गई। मुख्यमंत्री भी हमको पता है दोनों जगह के, और ये भी पता है कि टोन और टेनर क्या होगा। जी देखिए, राष्ट्रीय परिवेश में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि जिस तरह का कैंपेन हम लोगों ने देखा, भारतीय जनता पार्टी की अस्तित्व की लड़ाई थी इस बार गुजरात में, इसमें कोई शक नहीं है। और जीत और हार एक ही आदमी के दारोमदार में था, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मैं ऐसा मानता हूं कि वहां जातिवाद हारा है। मैं ये भी मानता हूं कि कम्युनली पोलराइज करने की बात भी हारी है। जीता है तो सिर्फ प्रांतीयता, गुजराती अस्मिता और नरेंद्र मोदी जी का एक जो व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस है गुजरात में, उसकी जीत हुई है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो वहां दीपक जी, एक बात हमें मानना चाहिए कि राहुल गांधी हैज फाइनली अराइव्ड इन पॉलिटिक्स। अभी तक वो पप्पू थे, अब इस लड़ाई में उनके लिए भी बहुत सी संतोषजनक बातें हुई हैं। और जहां पे आज कांग्रेस खड़ा है, आज के डेट में इस मोड़ में, तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि अब विपक्षी और एक नए स्वरूप में महागठबंधन बनेगा। एक मिनट में रोकूंगा, आप राहुल की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल फाइन बॉडी लैंग्वेज में है, ऐसा कोई झटका लगा हो उनको नहीं दिखाई देता। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक और अंबिकानंद सहाय जी से वही बातचीत जारी रखेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि राहुल का वो पूरा शॉट एक बार फिर से दिखाया जाए कि राहुल क्या देख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्या चमक है उनकी आंखों में, एक बार फिर से दिखाया जाए, और उसके बाद हम ले लेंगे अपने आप ब्रेक।